जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनेस्ट रीजन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और ये खान सर का बुक से है। दोस्तों खान सर पटना का जो है उनके बुक से है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें 1 से लेकर के 5 तक का मैं अपलोड कर दिया हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। दोस्तों यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख जाए, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या चैनल में प्लेलिस्ट भी बना दिया, वहाँ पर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। दोस्तों और इस बुक में सब 27 सेट्स हैं, उसमें से 20 प्रैक्टिस सेट है और 7 प्रीवियस ईयर सेट है। तो मैं इसी सिलसिले में 6ठा सेट लाया हूँ आज। दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लोहे धातु की जानकारी नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो वर्ष 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और सभ्यता के विकास के दौरान वहाँ के लोगों को लोहे की धातु की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में के दौरान कांसे की धातु की अत्यधिक प्रयोग होता था। कांसे की मूर्तियां तथा कांसे की ढलाई का काम इस बात का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या प्राप्त नहीं था? तो लोहे की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न में, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? यदि बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में देखें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और ये देखें, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और इनका जन्म के समय जो पदचिन्ह था या प्रतीक था, कमल एवं साड़ था, ठीक है। और इनकी माता माया देवी थी। और इनका लालन पालन माँ प्रजापति गौतमी ने किए थे। यदि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या था? तो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इन्होंने अपने कपिल वस्तु की यात्रा में सैर करने निकले थे, तो उसमें सबसे पहले क्या देखे थे? 4 चीजों को देखे थे। उसमें से सबसे पहले बुढ़ा व्यक्ति को देखे थे, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखे, शब्द को देखे, उसके बाद एक सन्यासी को देखे थे। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग करके बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो गृह को त्याग किए थे उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी दोस्तों, और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया में हुई थी, ठीक है। इतनी जानकारी आपको बौद्ध धर्म से रखनी होगी दोस्तों, जो इससे प्रश्न आते ही आते हैं। और एक और जानकारी है कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन, और ये शाक्यगण के मुखिया थे इनके पिता। ये भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं ऐसे बौद्ध धर्म के बारे में। और भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, लेकिन मैं उतना बता नहीं सकूंगा क्योंकि टाइम काफी ज़्यादा लगेगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, सोहन सिंह भाकना का संबंध किस संस्था से है? तो सोहन सिंह भाकना का संबंध जो है वो किस संस्था से है? तो सोहन सिंह भाकना गद्दर पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। और उन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की थी सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? तो काकोरी डकैती षड्यंत्र देखे तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था वर्ष 1925 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था, ठीक है। इसके जो प्रमुख थे, भूमिका किनके था? राम प्रसाद बिस्मिल और शफाक उल्ला खां ने इसकी प्रमुख भूमिका या इसका पटकथा रचे थे। तो किन्होंने किया थी? काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? तो वर्ष 1925 में हुआ था, ठीक है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश की यह घटना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई है। तो जालियांवाला बाग की घटना यदि हम देखें तो किस वर्ष हुई है? छोटा डेट के साथ बताना है। तो जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग की घटना हुई थी।
और कांग्रेस के नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलुर के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे जब जनरल डायर ने लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिया, तो जिसमें काफी लोग मृत्यु हो गए और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो वो कौन ब्रिटिश जनरल थे जो पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था, तो किसने हराया था? ब्रिटिश जनरल कौन थे जो हैदर अली को हराया था पोर्टो नोवा के युद्ध में? तो वो आयरकुट थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आयरकुट थे जो पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था और 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा का युद्ध मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच कैलेरून नदी के तट पर हुआ था। इसमें 1200 सैनिकों के कर डोलार पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई थी। ठीक है, हैदर अली की हार हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना है दोस्तों। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग थे और पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था 1781 ईस्वी में और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच में। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, उसमें से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हमसे पूछ लिया जाए तो 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग के समय में और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में मद्रास की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 के बीच में। कार्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें 1799 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेजली इस समय गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न को जब देखते हैं हम लोग, 7 नंबर प्रश्न को जब देखे होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन को देखे तो किसने प्रारंभ किया था? होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। होम रूल लीग कौन कौन ने प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य तिलक एवं एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और इसी में कब हुआ था यह? तो 1916 में हुआ था होम रूल लीग आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, लोकमान्य तिलक का होम रूल पूरे महाराष्ट्र पर लागू करने की जिम्मेदारी थी, जबकि एनी बेसेंट पर पूरे भारत में एवं मुंबई पर लागू करने की जिम्मेदारी थी। तो एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो पूरे भारत एवं मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में था। किसका? तो ये लोकमान्य तिलक का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया वो कौन सा चित्र है? तो वो चित्र है आपको लास्ट जजमेंट। इन्होंने नहीं बनाया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट जजमेंट नामक चित्र नहीं बनाया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है और यह मिशेल लिंग गिल्लो के द्वारा बनाई गई है। मिशेल लिंग गिल्लो ने लास्ट जजमेंट नामक चित्र बनाई है और ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। लास्ट सपर, मोनालिसा और बर्जिस ऑफ रॉक्स ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया चित्र है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें दिया गया है 9 नंबर प्रश्न में फ्रांस में पेरिस कम्फ्यून की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांस में पेरिस कम्फ्यून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यदि इसे देखें तो फ्रांस में पेरिस कम्फ्यून की स्थापना वर्ष 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1871 में पेरिस कम्फ्यू की स्थापना फ्रांस में हुई थी। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका महत्व फ्रांस में सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग द्वारा अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए किया गया था यह आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 1871 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न की ओर 10 में दिया गया लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करनी चाहिए हमें? तो बेरोजगारों का रोजगार देना होगा। ठीक है, सुदृढ़ पंचायती राज की व्यवस्था करनी होगी, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 1, 3, 4 ये व्यवस्था हमें करनी होगी सफल लोकतंत्र बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न दिया गया संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो संविधान के लागू होने समय कौन प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो वो क्या था? तो प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। समाजवादी था जो जब
जब संविधान लागू हुआ था उस समय प्रस्तावना में शामिल नहीं था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण समिति के आधार पर लाया गया था, जिसके में मौलिक अधिकार को लाया गया था। ठीक है, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताता है? तो भाग कौन सा है? भाग 4 है। भारतीय संविधान का भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भाग 4 है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में 22 भाग है। कितना है दोस्तों? 22 भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना भाग होगा? 22 भाग। यदि आपसे पूछा जाए तो कितने भाग? 22 भाग। और भाग 4 में दिया गया है राजनीतिक तत्व। यदि आपसे पूछ लिया जाए भाग फर्स्ट में क्या है, तो भाग पहला में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग पहला में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। 1 से 4 अनुच्छेद के बीच में आता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता 5 से 11 तक। 5 से 11 तक का वर्णन, अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन भाग 2 में है। और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसका वर्णन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का 36 से 51 तक के है। 36 से 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन दोस्तों 36 से 51 के बीच में है। इसी प्रकार भाग 5 है। भाग 5 में संघ के बारे में दिया हुआ। भाग 5 में किसके बारे में दिया? संघ के बारे में। 52 से अनुच्छेद 151 तक है। 151 तक, 52 से अनुच्छेद 151 तक। ठीक है, तो इस प्रकार चारों ऑप्शन का मैंने डिटेल बता दिया हूँ दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे फिर चलते हैं दोस्तों। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? यह प्रश्न पूछा है दोस्तों। यदि इसे हम देखें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से पहले संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, और इसे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, और इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, और इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। कानूनी अधिकार के अनुच्छेद 300 में रख दिया गया दोस्तों। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न में चलते हैं। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो यदि हम देखें तो किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। महाधिवक्ता की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। जिस राज्य के महाधिवक्ता नियुक्त करना हो, तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और महाधिवक्ता यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बाकी नहीं किया जाता है महाधिवक्ता का। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 में दिया गया है, इस प्रश्न में है निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कौन भेजते हैं? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा, इन 4 ऑप्शन में से लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कौन भेजते हैं? इन 4 ऑप्शन में से देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान लोकसभा में प्रतिनिधि भेजते हैं। सबसे ज्यादा इन 4 में से यदि देखें तो इन 4 में से कौन कौन भेजते हैं? बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इन 4 में से के बाद कहा गया है सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 15 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यदि हम इसमें देखें दोस्तों तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो बिहार में 40 है लोकसभा सीटों की संख्या। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो आंध्रा में देखें तो 25 है लोकसभा सीटों की संख्या आंध्रा में, और राजस्थान में भी लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 25 है। आंध्रा में 25 है, राजस्थान में 25 है।
और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। गुजरात में कितना है? 26 है। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। और गोवा में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। गोवा में कितना है? 2 है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो वहां भी 2 है। तो इन सभी का मैंने बता दिया दोस्तों। तो सबसे ज्यादा इन 4 समूहों में से कौन से 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? तो बिहार से, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाली प्रथम राज्य था। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाली प्रथम राज्य कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाली प्रथम राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को क्या किया गया? तो उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार के द्वारा पीवी नरसिम्हा राव के समय यह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और प्रथम कौन सा राज्य लागू किया था? राजस्थान ने 1959 में लागू किया था। राजस्थान के नौगांव जिला में उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न में किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो हिंदी है भारत संघ के राज्य भाषा के रूप में किस वर्ष प्रभाव में आई थी? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी है जो राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हिंदी राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी कब? 14 सितंबर 1949 को आई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के सदस्यों के तौर पर हिंदी के लिए महात्मा गांधी के प्रयासों को याद किया और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हमारे राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिरियां हैं? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिरियां हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिरियां हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये तिरियां देशवासियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह यदि देखें तो वो चंद्रमा है। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चंद्रमा है जो पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पृथ्वी को देखें दोस्तों, पृथ्वी है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल से बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जबकि दूसरे शब्दों में देखें, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ठीक है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। और पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। ठीक है। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास यदि आपसे पूछ लिया जाए, ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी के विषुवतीय व्यास की चौड़ाई क्या है या लंबाई व्यास क्या है? विषुवतीय व्यास तो 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास है। जबकि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास 12,742 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का कितना है? तो 12,713.6 किलोमीटर, 12,713.6 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास। और विषुवतीय व्यास 12,756 है। उन दोनों व्यासों का अंतर कितना होगा? 43 किलोमीटर है। ठीक है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपसे पूछा जाए कितना है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक है। पृथ्वी है जो अपनी पृथ्वी सूर्य को चक्कर लगाता है पश्चिम से पूरब की ओर, न कि पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है। आकार में एवं बनावट में की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन है? तो उपग्रह तो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। यदि हम बृहस्पति को देखें, बृहस्पति है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी खासियत है कि अपनी धुरी पर चक्कर मात्र 10 घंटे में लगा लेता है। अपनी धुरी पर चक्कर यानी 10 घंटे में ही दिन रात पूरा हो चुका होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। सूर्य का परिक्रमा करने में बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1000वां भाग है दोस्तों। और इसके उपग्रह ज्ञानीमीड है जो पीले रंग के सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। यदि उसके बाद हम देखें शुक्र को, इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ शुक्र देखें, यह पृथ्वी का निकटतम और ग्रह है। ये पृथ्वी का दूसरा निकटतम ये पृथ्वी का निकटतम है और सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। ठीक है। और ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है शुक्र है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह एवं चमकीला ग्रह है। शुक्र को ही सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है दोस्तों। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि
शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देती है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करती है। सभी ग्रह जो सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं, जबकि जो शुक्र और अरुण है जो पृथ्वी का चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। ठीक है, तो शुक्र है जो पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है चक्कर पृथ्वी का, इसका सूर्य का, इसलिए शुक्र ग्रह पर पूरब में क्या होता है, सूर्य को अस्त होते हैं और पश्चिम में सूर्य उदय होता है। तो ये एक खासियत है शुक्र में दोस्तों। और शुक्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं, भगनी ग्रह कहते हैं। ठीक है, भगनी ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। ठीक है, और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इन दोनों के पास नेपच्यून देखें दोस्तों, नेपच्यून देखें हम तो नेपच्यून को वरुण ग्रह कहा जाता है, वरुण। और इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल जोहान गॉले ने किया था। और ये जो है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ होता है। किसके चारों ओर, वरुण के। और इसके उपग्रह का नाम क्या है, ट्राइटन, इसके प्रमुख उपग्रह है। तो इन चारों के बारे में मैंने बता दिया। हमसे पूछा था पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर जो काल्पनिक रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भूमध्य रेखा के समानांतर जो काल्पनिक रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समताप रेखा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, समताप रेखा। ठीक है दोस्तों, समताप रेखा। नेक्स्ट को चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं इसमें है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सॉरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न में पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, तो पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र में लगभग 70% भाग जलमंडल में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, कितना, 70% भाग। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है, तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है और किस रास्ते गुजरती है ये दिया गया है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है वो आपको वो है जो राजस्थान से भी गुजरती है। जो अक्षांश सिक्किम से गुजरती है वही अक्षांश कहाँ से गुजरती है, तो राजस्थान से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो राजस्थान के अभी वर्तमान समय में यदि आपसे मुख्यमंत्री पूछे तो वो अभी कौन है, नए बनाए गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो भजन लाल शर्मा हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं। यदि आपसे वहाँ के राज्यपाल के बारे में पूछे तो आप क्या बताइएगा, तो वहाँ के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। और राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 200 है राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 25 है। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। हिमाचल प्रदेश देख ले दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का यदि आपसे राजधानी पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश की स्थापना वर्ष 1971 में हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना क्या है, वर्ष 1971 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। और हिमाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो आप लोग हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बताइए दोस्तों। इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका मुख्यमंत्री को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो अभी उनके राज्यपाल मैं बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वो शिव प्रताप शुक्ल हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 68 है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या। और लोकसभा सीटों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 3 है। उत्तराखंड को देखें दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग उत्तराखंड के गवर्नर जनरल का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उत्तराखंड के गवर्नर जनरल कौन है। ठीक है, और यदि हम देखें इसमें उत्तराखंड के राजधानी 2 है, एक देहरादून है, एक गैरसैंण है। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है, विधानसभा सीटों की संख्या है तो 1900 कब, तो विधानसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में 70 है और लोकसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में कितना है, तो 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में 3 है। और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड की स्थापना। हरियाणा को देखें दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, ये यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो हरियाणा का मुख्यमंत्री आपको
कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और हरियाणा के अभी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। हरियाणा में यदि विधानसभा सीटों की संख्या आपसे पूछे तो कितना है? 90 है। और लोकसभा सीटों की संख्या हरियाणा में 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या हरियाणा में 5 है। सबका देख लें दोस्तों। एक सिक्किम भी हम लोग देख लेते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? यदि आपसे पूछ लिया जाए सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, यदि आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है। और सिक्किम में अभी राज्यपाल कौन है? तो वो सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं सिक्किम में अभी राज्यपाल। और सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या 32 है दोस्तों। सिक्किम ही ऐसा है जिसमें विधानसभा की संख्या सबसे कम है। कम से कम विधानसभा सीटों की संख्या 7 होनी चाहिए। और बाद में सिक्किम है, ठीक है, इसमें 32 है। और सिक्किम के लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चलिए मैं इसे बताता हूं दोस्तों। इसका आंसर मैं हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का और सिक्किम का जो मैंने आपसे पूछा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा है जो किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है जो आपको कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है नाथुला दर्रा। सिक्किम को दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। यह एक पहाड़ी दर्रा है। इसे 1962 में हुए भारत और चीन के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया है। वापस व्यापार के लिए 2006 में खोला गया। भारत और चीन के बीच 80% व्यापार नाथुला दर्रा से किया जाता है। तो कहाँ है नाथुला दर्रा? सिक्किम में। अभी हमने आपसे पूछा था कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। हमने आपसे पूछा था, हमने आपसे और क्या पूछा था दोस्तों? आपसे पूछा था कि हरियाणा तो आपको बता दिया था हमने, ठीक है। और उत्तराखंड के आपसे मैंने पूछा था उत्तराखंड के ये राज्यपाल कौन है? तो मैंने आपसे ये भी पूछा था कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। तो इसका भी आंसर मैं बताता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है दोस्तों। और हमने आपसे क्या पूछा था कि हरियाणा के मुख्य राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है दोस्तों। और कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। और आपको यदि आपसे हमने पूछा था क्या कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है यदि आपसे पूछा जाए तो पेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहाँ के राज्यपाल केटी परनाइक है। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। और वर्ष 1987 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसमें मैंने ट्रिक बताया था आपको, अमीगो। आ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा। ये 3 राज्यों की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा की स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है, एक राज्य के रूप में। तो ये 3 राज्यों की स्थापना की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 60 है, सॉरी विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। हम लोग जम्मू कश्मीर की ओर चलते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर एक क्या है? जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या 90 है विधानसभा में और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन किया गया है 31 अक्टूबर 1919 को। और वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न की ओर। हमसे ये नाथुला दर्रा सिक्किम है, ऑप्शन नंबर सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न में देखते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध है जो किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध चंबल परियोजना की हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर बना हुआ है गांधी सागर बांध, ठीक है। यह बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर नीमच जिलों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 62 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान या भारतीय इतिहास को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको भारतीय संविधान का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा और भारतीय इतिहास के, वो भी तीनों इतिहास के जो कालखंड है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों का कालखंड का अलग अलग मैं आपको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ दोस्तों। आप जाकर उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी में और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उसे देख लें और अच्छे से देखें दोस्तों। उसके हर एक एक प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद सेट बनाएं। आप देखिएगा आपके जो सेट बनाते हैं उसमें कम से कम 5 से 10 नंबर बढ़ने की गुंजाइश होगी। जितना बार देखिएगा उतना बार आपको कम से कम 2 से 4 नंबर और बढ़ेंगे दोस्तों। तो आप लोग उसे जाकर देखें और रिवाइज करें, उसके बाद सेट बनाएं दोस्तों। आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? तो भाखड़ा बांध है जो सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड महानदी पर स्थित है और
कृष्णा नदी पर स्थित है कौन? नागार्जुन। और ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न में भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रोडवेज है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, रोडवेज। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 28 में भारत की केंद्र केंद्र सरकार ने 2018 को का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने की निर्णय लिया था। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित करने के लिए निर्णय लिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, मोटे अनाजों को। किसका? मोटे अनाजों को लेने के लिए, मोटे अनाजों को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 29वां प्रश्न में हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी सही है। 30 नंबर प्रश्न पर गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? यदि इसे देखें, सर्वोच्च आबादी वाला शहर गुजरात का अहमदाबाद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अहमदाबाद है जो गुजरात का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इस प्रश्न में है, यदि सरकार की कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक है, तो सामान्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अल्पाधिकार में होते हैं, तो अल्पाधिकार में क्या होता है? तो अल्पाधिकार में दो विक्रेता होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अल्पाधिकार में दो विक्रेता होता है, जबकि एकाधिकार में एक विक्रेता होता है। अल्पाधिकार का है यानी दो विक्रेता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न में, इसमें दिया गया है वर्ष 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो सीवी रमन ने वर्ष 1930 में किसके लिए? तो भौतिक शास्त्र के लिए। और भौतिक शास्त्र में भी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था वर्ष 1930 में। भौतिक शास्त्र में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने प्रकाश के प्रतिनन पर कार्य किया था। इस इफेक्ट को रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 34 में निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विषाणु प्रभाकर जी का नाम नहीं है? तो प्रभाकर जी का नाम कौन सा नहीं है? तो बादलों के पार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है 26 नवंबर को मनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 26 नवंबर को डॉक्टर बर्गिस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? बर्गिस कुरियन को। इनका जन्म 26 नवंबर को हुआ था और इन्हीं के जन्म पर हर साल देश भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था पहला बार। ठीक है, कब पहली बार मनाया गया था? 26 नवंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया उड़ीसा से परम एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो उड़ीसा से परम एक प्राचीन लोक नृत्य देखें तो वो कौन है? घुमरा ओडिशा। ऑप्शन नंबर घुमरा ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। उड़ीसा का पारंपरिक लोक नृत्य। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 37 में फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? वो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हॉर्टिकल्चर की एक शाखा फ्लोरिकल्चर है, जिसे फूलों के मार्केटिंग, कॉस्मेटिक पैदावार और परफ्यूम इस इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल है। ओलेरिकल्चर सब्जी के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जी के उत्पादन से ओलेरिकल्चर है। और फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। ठीक है, और फूलों के अध्ययन को फ्लोरोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फ्लोरिकल्चर है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को। 38 नंबर प्रश्न में कोशिका के कोशिकीय पूर्णतः सशक्त की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक है। तो इसकी अवधारणा प्रस्तुत करने वाला कौन वैज्ञानिक है? हैबरलैंड है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 39 में दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? आयरन और अन्य विटामिन दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न में यदि देखें, 41 में दिया गया है हमारे शरीर में पीतरस कहाँ पैदा होता है? तो हमारे शरीर में पीतरस है जो यकृत में पैदा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना होगा? हमारे शरीर में पीतरस कहाँ पैदा होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पितरस। पितरस क्या होता है, इसका अम्ल, इसका गुण क्या होता है, तो क्षारीय होता है। जो पीत कहलाता है, इसका निर्माण मानव शरीर के लीवर में होता है। इसके पीएच मान, पीच का पीएच पीत का पीएच मान 7.7 होता है दोस्तों। इसमें जल की प्रतिशत मात्रा, कितना प्रतिशत मात्रा जल की, 85%, और पीत वर्णन 12% होता है। तो पीत यकृत में यानी लीवर में उत्पन्न होता है। इसका यह एक क्षारीय द्रव होता है पीतरस, और इसमें 7.7% इसका पीएच मान होता है, और हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है, क्योंकि रक्त क्षारीय विलयन है, रक्त भी क्षारीय विलयन है। जबकि पीएच स्केल पर 7 से कम होता है जो अम्लीय विलयन होता है, और 7 से अधिक होता है जो क्षारीय होता है, और 7 होता है जो उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 42 में हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी किसका उदाहरण है, तो हड्डी है जो आपको संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। संयोजी उत्तक का उदाहरण क्या है, हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। संयोजी उत्तक शरीर के एक ढांचा प्रदान करते हैं जिसमें कोशिकाएं उपकला कोशिकाओं की भांति बहुत अधिक चिपकी हुई नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे से काफी अलग अलग रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत किसने दिया है, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 44 में परावैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है, परावैंगनिक किरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों। 45 में ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइटा पादप है जो सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो नम्न एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप है जो नमीन स्थान और जहाँ छाया होता है वहां पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 46 में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसमें से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ये सब कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ग्लाइसिन है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह एक प्रोटीन होता है। ग्लाइसिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 47 में हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, तो हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एम्पियर किसकी इकाई है, तो एम्पियर है जो विद्युत धारा की इकाई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, तो टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। ठीक है, टेस्ला है। और प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, ओम होता है प्रतिरोध की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है नेक्स्ट में, इसमें है कि आवर्त काल का सूत्र क्या है, तो आवर्त काल का सूत्र होता है जो सरल लोलक के आवर्त का सूत्र क्या होता है, सरल लोलक आवर्त का सूत्र 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है ये आवर्त लोलक, सरल लोलक का आवर्त काल का सूत्र होता है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 50 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही था उसका। 50 में एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा, तो लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यदि 1 मीटर ऊपर उठाता है तो 9.8 होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, उसका मान रखेंगे तो 9.8 होगा। नेक्स्ट को चलते हैं 51 में स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है, जहां बल नियतांक k है। जहां बल नियतांक k है तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, 1/2 k² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 52 में एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से है, तो अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु क्या है, अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु आपको स्टील है। स्टील अस्थायी चुंबक के निर्माण में सबसे उपयुक्त धातु क्या है, स्टील। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, स्टील है। अस्थायी मैग्नेट विशेष मिश्र धातु होते हैं, फेरो मैग्नेट मटेरियल होता है, जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ आदि चीजें हैं जो पृथ्वी की धातुओं और मिश्र धातु जैसे खनिजों से बने होते हैं। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो स्टील। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो इसमें दिया गया है किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है, तो वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है।
कौन सी कारण के कारण होता है? तो वर्षा की बूंदें हैं जो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? गोलीय आकार के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 54 में। इसमें कहा गया ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है? यदि ऊष्मा को बढ़ाते हैं तो ताप भी क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऊष्मा बढ़ेगा यानी ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ता है तो ऊष्मा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 55 में क्या दिया गया है? इसमें है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वह है अवतल दर्पण है जो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 56 नंबर प्रश्न में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो प्रयुक्त अवधि है वो कौन है? जनरेटर है, जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर जनरेटर होता है। विद्युत धारा के उत्पन्न के लिए उपयोग किए जाने वाला करंट को विद्युत जनरेटर कहा जाता है, जबकि विद्युत मोटर यांत्रिक कार्य को करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 57 में निम्नलिखित में से संसाधन का में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? तो पाश्चुराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया है जो दुग्ध के परीक्षण एवं उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 58 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायु का वेग मापने के लिए। और दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए? दाब मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट को चलते हैं 59 में। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के चारों ओर बिना खोए हुए ऊर्जा घूमता है, वो बताया गया है बोहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नील बोहर के द्वारा बताया गया है। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज करेगा तो पूछेगा आपसे तो थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट जीके जीएस को रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको, यदि इसी प्रकार जीके जीएस को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं। वहां पर आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। उसमें आपको भारतीय इतिहास का, भारतीय संविधान का पूरा वीडियो अपलोड मिलेगा और साथ ही साथ और भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। उसमें केवल जीके जीएस है, उसे आप यदि रिवाइज करना चाहते हैं तो यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट बुक और सेकंड बुक पूरा अपलोड कर दिया हूँ 15 सेट का। उसके बाद वॉल्यूम 2 का रूपमणि प्रकाशन का 20 सेट आया था, उसको भी मैं अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों। पूरे वीडियो 20 का 20 वीडियो प्रैक्टिस सेट के रूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो दिया हुआ है जीके जीएस का, वो सारा अपलोड है। और क्रॉन पब्लिकेशन का भी बुक में जो प्रैक्टिस सेट आया था 15 प्रैक्टिस सेट उसमें भी थे दोस्तों, उसका 75 प्रश्न जीके जीएस का था, वो भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं दोस्तों और उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो आप लोग जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर उपलब्ध मिलेगा सारा वीडियो, या इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर उसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। इसमें क्या करा 60 में हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। तो हास्य गैस के रूप में किसे कहते हैं? तो N2O को हास्य गैस के रूप में जानती है, सॉरी N2O। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हास्य गैस N2O को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O हास्य गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन गैस, ज्वलनशील गैस है जिससे हल्की धातु की गंध और स्वाद आती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। N2O को हास्य गैस के रूप में जानता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो उभयधर्मी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्षारीय अम्लीय दोनों तरह का ऑक्साइड के साथ समान व्यवहार करता है उभयधर्मी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 62 नंबर प्रश्न की ओर। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 7 होगा। 73 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम यदि हम देखें तो उसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का, तो उसका व्यापारिक नाम सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा? धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर
इसका व्यापारिक नाम होता है धोने वाला सोडा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने वाला सोडा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। 64 में, रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि रबर है जो स्टील से अधिक लचीला होता है इसलिए कि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। प्रतिबल का जो विकृति है अनुपात से अधिक होता है, इस कारण से रबर का स्टील है अत्यधिक लचीला होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 65 में, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण किसको बनता है? तो टालेन अभिकर्मक को बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 66 में दिया गया है C16 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो 12 पंचभुज और 20 अष्टभुज के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 12 पंचभुज और 20 अष्टभुज के रूप में होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया अली गौहर बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? यदि इसे देखें तो 1759 ईस्वी में अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 68 नंबर प्रश्न में, इसमें है निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान देखें तो पश्चिमी चंपारण जिले में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पश्चिमी चंपारण जिले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। 69 नंबर प्रश्न को चलते हैं। अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो अहमदनगर है जो आपको महाराष्ट्र का जिला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसका नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा अहमदनगर का। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 70 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीतने वाला कौन सा देश है? तो पुरुष हॉकी एशिया कप जूनियर एशिया कप जीतने वाला वो देश कौन है? भारत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, भारत। नेक्स्ट पे चलते हैं 71 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 71 में दिया गया है कि हॉकी 71 में दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम है सिलवासा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सिलवासा है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली का नाम। 72 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पटाखा किस देश की मुद्रा है? यदि इसे देखें तो पटाखा है जो पटाखा है, पटाखा का मुद्रा क्या है, किस देश का है? तो पटाखा मकाऊ का मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मकाऊ देश का मुद्रा का नाम है पटाखा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मकाऊ चीन की दक्षिणी तट पर हांगकांग के पश्चिम में पर्ल नदी के मुहाने पर स्थित किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों 73 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा है जो ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्रमशः 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण है। भूमध्य रेखा को ही है जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। 74 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी था जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 75 में, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये इसकी नियुक्ति करने वाला कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन? राष्ट्रपति। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों 76 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 प्रयाग और हल्दिया को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर प्रयाग को हल्दिया से जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। ऑप्शन नंबर हमसे पूछा है क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किसे जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किसे जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है दोस्तों जो सादिया से धुबरी को जोड़ता है, ना कि प्रयागराज को सादिया से हल्दिया से। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है जो किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो सादिया से धुबरी को जोड़ता है जल मार्ग 2, और इसकी जो लंबाई है 891 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट है जो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। पहला है जो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, दूसरा है सादिया से धुबरी को जोड़ता है, और तीसरा है जो कोल्लम को कोट्टमपुरम से जोड़ता है तीसरा। और जल मार्ग चौथा है जो काकीनाडा को मरक्कम से जोड़ता है जल मार्ग चौथा। और जल मार्ग 5वां है जो तलसर से धमरा को जोड़ता है, और लखीमपुर से भांगा को जोड़ता है जल मार्ग 6। तो हमसे पूछा था ये 2 है जोड़ता है किससे? सादिया को धुबरी को। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये फर्स्ट है प्रयाग से हल्दिया को, और कोट्टमपुरम से कोल्लमपुरम को जोड़ता है कौन? कोल्लम से कोट्टमपुरम को जोड़ता है WN3
3 वाटर मार्ग 3 जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 77 नंबर प्रश्न में वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो एकमात्र भारतीय राज्य वह कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर दोस्तों। पश्चिम बंगाल की सीमा है जो सिक्किम से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 78 में उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट को चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पुदुचेरी का लोक नृत्य क्या है? तो पुदुचेरी का लोक नृत्य ग्राडी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पुदुचेरी का लोक नृत्य ग्राडी है। भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में ग्राडी नृत्य सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। नेक्स्ट को चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो तीसरा कौन सा है? तो वो सबसे अधिक इसमें से तीसरा पूछा है हमसे। तो ऑप्शन नंबर सी बिहार है। तीसरा स्थान पर बिहार है। तीसरे स्थान पर जनसंख्या के बाद कौन है? बिहार। इसके बाद सबसे पहले स्थान पर जनसंख्या में कौन है? आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है और तीसरे पर बिहार है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 81 नंबर प्रश्न की ओर। 81 में दिया गया है यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो ये ट्यूनीशिया में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ट्यूनीशिया में। नेक्स्ट चलते हैं 82 में पाकिस्तान की मांग वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो पाकिस्तान की मांग वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब? वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 83 नंबर प्रश्न में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत के राज्य मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसमें कहा गया पृथ्वी का निकट तारा कौन सा है? 84 नंबर प्रश्न में पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के अलावा सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो प्रैक्सिमा सेंचुरी है जो 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन ईव है जो आपको एक औषधि का पौधा है। हिमालयन ईव जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन ईव हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यह एक औषधीय पौधा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आप लोग इसे जितने भी ग्रुप आपका है सभी में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।